नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेलकम टू माय चैनल। हम इस चैनल में अगर आप सभी डीएसएसबी, केवीएस, टीजीटी, केवीएस, एनवीएस या फिर किसी भी स्टेट या फिर सेंट्रल एग्ज़ाम के लिए टीजीटी साइंस या फिर पीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हम जो चैप्टर या फिर टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्लास 11th से लिया गया है और हम इसी के अंदर क्लास 9th की एनसीईआरटी कवर करेंगे और क्लास 11th की पूरी लाइन टू लाइन एनसीईआरटी कवर करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप सुबह अपने आसपास देखते हैं तो हमें दो तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। या तो होती है वो लिविंग या फिर होती है नॉन लिविंग। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हम किस बेसिस पे बोल सकते हैं कि वो लिविंग है और जो दूसरी चीज़ है वो नॉन लिविंग है। कि ऐसी क्या चीज़ है कि उसे लिविंग बनाती है और उसे नॉन लिविंग बनाती है। तो उसका आंसर होगा कि सेल। सेल एक ऐसी यूनिट है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाएगी तो हम उसे बोलेंगे कि वो लिविंग है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग, बल्कि यहाँ पे बोलेंगे हम ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो अब इसी के बेसिस पे कि ऑर्गेनिज्म कितनी सेल से मिलके बना है, वो सिंगल सेल से बना है या फिर बहुत सारी सेल से मिलके बना हुआ है, उसी के बेसिस पे हम बोलते हैं कि वो यूनिसेल्युलर होगा या फिर वो होगा मल्टी सेल्युलर। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? ठीक, तो अब हम यूनिसेल्युलर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो देखते हैं कि यूनिसेल्युलर के अंदर हम सबसे पहले समझते हैं आते कौन-कौन है। जैसे हम दो आप अपने पेन और कॉपी साथ लेके बैठना और जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रही हूँ वो आप साथ के साथ लिखते जाना, ठीक है? तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़्म के अंदर आते कौन है? आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसी के अंदर उन्होंने 2 किंगडम दिए थे, एक मोनेरा, एक प्रोटिस्टा, ठीक है? मोनेरा के अंदर सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स आते हैं और प्रोटिस्टा के अंदर सभी यूकैरियोटिक सेल आते हैं, लेकिन होते दोनों यूनिसेल्युलर हैं। तो अगर हम यहाँ पे बोलें कि अगर हम यहाँ पे कहें कि ऐसे कौन से किंगडम है जिसके अंदर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो हम क्या कहेंगे, एक हो गया मोनेरा आपका, एक हुआ प्रोटिस्टा। ठीक है, आप सभी ये साथ के साथ नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक, तो अब फिर आगे आता है क्या? हाँ, तो जो भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेन्स होंगे यानी कि उनके अंदर सिंगल सेल होगी और वो ही सारे उसके सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगी, यानी कि उसके अंदर जो भी डाइजेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, एक्सक्रिएशन होगा या फिर मूवमेंट होगी, वो सब सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगी। इसलिए हम बोलते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेन्स जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए, यानी कि उन्हें और किसी चीज़ की जरूरत नहीं, उनके पास सेल है और वो सभी अपने सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं इजीली। ठीक है, यानी कि वो क्या बोलेंगे हम, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो अभी अपने सभी फंक्शन इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि एबल टू परफॉर्म ऑल इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ठीक है, और अगर कुछ भी चीज़ ऐसी होगी कि उसके अंदर सेल से कम होगी, यानी कि उसके अंदर जो भी चीज़ें पाई जाती हैं अगर उससे कम होगी तो वो ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कर सकता और ना ही वो लिविंग रह सकता। जैसे यहाँ पे लिखा है, एनीथिंग लेस देन अ सेल इज नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ओके, ठीक, और इसी के लिए, क्योंकि देखो सेल सेल से हमने पढ़ा है कि हमेशा हम पढ़ते हुए आए हैं कि एक सिंगल सेल मिलके बनाएगी टिश्यू, सेल से बनेगा टिश्यू, टिश्यू से बनेगा ऑर्गन्स और ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो हम उसी के बेसिस बोलते हैं कि जो सबसे छोटी यूनिट होगी, यानी कि जो सभी का बेसिस होगी, जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है बाकी को ऑर्गन सिस्टम को जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, वो कौन है? वो है सेल आपकी। ठीक है, तो इसलिए हम सेल को क्या बोलते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसे हम मार्क कर लेंगे, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब बात आ जाती है डिस्कवरी ऑफ सेल की, यानी कि सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर किया था? ठीक, 1665 के अंदर एक साइंटिस्ट हुए रॉबर्ट हुक। उन्होंने एक प्लांट की कोक में देखा कि वहाँ पे प्लांट के कोक में देखा कि प्लांट की जो मतलब बार्क होती है, यानी कि बार्क जो बोलते हैं, उसमें देखा कि एक उन्होंने अपने बनाई हुई माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा कि उसमें हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था। इस तरीके से, यानी जैसे मधुमक्खी का चोथा होता है उसी तरीके से एक
उन्हें स्ट्रक्चर देखने को मिली, जिन्हें उन्होंने सेल नहीं बोला, उन्होंने बोला कंपार्टमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट, सेल्यूलर नाम दिया उन्होंने। तो इस वजह से जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्हें बोला गया कि जिन्होंने सेल डिस्कवर की, उन्हें बोला गया रॉबर्ट हुक, ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया साथ के साथ कि जो ये कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं उनकी बाहर एक लेयर है जो कि प्रोटेक्ट कर रही है, अंदर के जो रूम्स बने हुए हैं इन्हें इन्हें प्रोटेक्ट कर रही है, उस लेयर को इन्होंने बोला सेल वॉल। तो यानी कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और केवीएस में पहले ऑलरेडी आया भी हुआ है कि सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की है। तो सेल वॉल की जो डिस्कवरी की है वो रॉबर्ट हुक ने की है, और इन्हें इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले सेल वॉल डिस्कवर किया, तो इसीलिए इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। और सेल वॉल की डिस्कवरी का श्रेय भी किन्हें जाता है, इन्हें जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी और सेल वॉल की डिस्कवरी। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर आगे आती है, इन्होंने जो सेल डिस्कवर की थी वो की थी डेड सेल, ठीक है, क्योंकि जो कॉर्क होती है वो डेड होती है, तो इन्होंने जो सेल देखी थी सेल वो सबसे पहले डिस्कवर की थी डेड सेल। लेकिन जो लिविंग सेल डिस्कवर की थी वो की थी आपके फर्स्ट, जो लिविंग सेल डिस्कवर की थी वो की थी एंटन वॉन लियोन हुक ने, ठीक है। फिर उसी के साथ थोड़े टाइम बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आए, उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। फिर प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की पुरकिंजे ने, और 1940 के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई, जिसकी वजह से हम आज जो उसके अंदर माइन्यूट ऑर्गेनल्स भी होते हैं जिसकी हम इजीली डिस्कवरी कर पाते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या कहती है आपके, पढ़ते हैं हम अभी, मिनट, ठीक है। सेल थ्योरी पढ़ते हैं। सेल थ्योरी के अंदर दो साइंटिस्ट के नाम आ जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने होंगे। एक आता है मैथ्यू स्केलेटन, एक आता है टी स्वैन, ठीक है। और इनके दोनों की ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान रखने होंगे, 1838 और 1839। जो मैथ्यू स्केलेटन थे वो बोटेनिस्ट थे, और वो जर्मन से बिलोंग करते थे, और उन्होंने प्लांट बॉडी पे अपनी डिस्कवरी की थी, यानी कि प्लांट बॉडी स्टडी की थी, और उन्होंने देखा कि जो प्लांट बॉडी हुई है वो सेल से मिलके बनी हुई है। और वही सेम बात एक साल बाद थियोडोर स्क्वान ने कहा। वो जूलॉजिस्ट थे और वो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, ठीक है। उन्होंने उन्होंने डिस्कवरी की अपनी एनिमल सेल पे, वो एनिमल स्टडी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जो एनिमल हैं वो भी सेल से मिलके बने हुए हैं। और उन्होंने एक चीज़ और बताया, उन्होंने कहा कि एनिमल सेल के जो बाहर होती है एक थिन आउटर कवरिंग होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जाती है, यानी कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी का श्रेय देते हैं थियोडोर श्वान को, ठीक है। और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी बताया कि सेल वॉल जो होता है वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है प्लांट सेल का, ठीक। तो आपको एक बात और बता दूं मैं, आजकल जो पैटर्न चल रहा है वो डीएसएसबी का एग्जाम हो, केवीएस का, एनवीएस का, सभी में असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस देते हैं। तो आपको ये लाइंस याद रखनी होंगी, जैसे कि यहाँ पे बोल सकता है कि ये जो आपको चार स्टेटमेंट दे दी और उसमें बोला कि यूनिक करेक्टरिस्टिक, और मतलब उन्होंने बोला टी श्वान ने क्या क्या बोला उसमें, उन्होंने चार वो दे दी आपको स्टेटमेंट दे दी, जिसमें उन्होंने बोल दिया कि प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, जो कि थियोडोर मैथ्यू स्क्लेडेन ने दी थी। तो ये हो जाएगी आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी कि it is stated by Theodore Swan कि that cell wall is the unique characteristic of plant cell। तो ये यहाँ पे आपको इसे करेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये जो लाइनें हैं ये इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है, तो इसलिए सभी को ध्यान से देखते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। तो यानी कि अगर मैथ्यू स्केलेडन और थियोडोर स्वान ने क्या दी सेल थ्योरी में, उन्होंने बताया कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, यानी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। अब इन्होंने ये तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बता पाए कि सेल किससे मिलके बनी है, सेल कैसे बनी, सेल का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ। तो उसी के साथ आगे एक साइंटिस्ट हमें देखने को मिलते हैं जिसका नाम है रडोल्फ विर्चो, जिन्होंने कि 1855 में अपनी एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने अपनी डिस्कवरी की, और उन्होंने बताया कि जो सेल्स हैं जो कि ऑलरेडी सेल प्रेजेंट हैं उन्हीं से या फिर उनके प्रोडक्ट से मिलके ही न्यू सेल अराइज होती हैं। तो उन्होंने जो उनकी जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी कि ओमनिस मीन्स न्यू, और ई माने एग्जिस्टिंग, यानी कि जो न्यू सेल्स बनती हैं वो पुरानी ही सेल से या फिर उनके प्रोडक्ट से बनती हैं। तो ये जो हमने ऊपर पढ़ी थी, जो मैथ्यू स्केलेडन ने दी और थियोडोर स्वान ने दी थी, वो बोली जाती है सेल थ्योरी, ठीक है। अब रडोल्फ विर्चो ने एक चीज़ और बता दी कि जो न्यू सेल्स हैं वो अराइज होती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो इसे मिला के हम बोलते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी, और इसके अंदर आती हैं आपकी 3 स्टेटमेंट जिन्हें आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। जिसमें एक तो एक ही हो गया
सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। फिर दूसरा हो गया ऑल प्लांट एंड एनिमल बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। ठीक। फिर लास्टली जो कि रेडोल्फ विर्चो ने दिया था वो था कि न्यू सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। ठीक। अब क्या होता है कि जो हमारी सेल्स हैं यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स देखने को मिलते हैं, तो उनकी सभी के अंदर या फिर कोई भी ऑर्गन है उन्हीं की सभी की जो शेप और साइज़ और जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो डिफ़र कर सकती हैं। यानी कि जो शेप होती है यानी जैसे कोई भी फंक्शन होगा, जैसे हमारा ऑक्सीजन कैरी करने का फंक्शन किसका है, आरबीसी का, तो वो कैसी शेप की है, वो बाइकनकेव शेप की है। ठीक है। और हमारी जो नर्व सेल्स है, नर्व सेल जो कि हमारा ट्रांसफ़र करती है इम्पल्सिस को, वो उसकी शेप कैसी है, वो ब्रांच्ड शेप की है। तो यानी कि जो शेप होगा ये आपको ध्यान, ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा कि जो शेप होती है किसी भी सेल की वो उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं शेप साइज एंड एक्टिविटीज़ में वेरी वेरी विद सेल्स। ठीक है। तो अब इसके कुछ सेल्स के एनसीईआरटी में अलग अलग जगह पे साइज दिए हुए हैं जो कि मैंने एक साथ में मिला के लिख दिए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा क्योंकि पूछ लिया जाता है कई बार। हम्म। तो हम बात कर रहे थे किस साइज़ की। तो जो यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं आप सभी के साइज़ ध्यान रखते हुए चलेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक बार आरबीसी का पूछा हुआ है और कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, ये तरीके इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इन्हें ध्यान में रखते हुए चलना होगा। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं यूकेरियोटिक सेल का साइज़ क्या होता है, और ईजी सबसे ईजी मैं बताती हूँ आपको तरीका याद करने का। जो इसका साइज़ होता है वो 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर। और पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा जिसे कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल भी कहा जाता है उसका साइज होता है 0.12 माइक्रोमीटर। लेकिन अब एक इसमें डिफरेंस आता है। सबसे पहले तो आप ऐसे याद करेंगे कि एक सीक्वेंस में याद करेंगे, पहले यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, फिर पीपीएलओ और देन वायरस। ठीक है। कैसे करेंगे, 10 to 20 माइक्रोमीटर आपको याद करना है, फिर उसका 10% कर देंगे प्रोकैरियोटिक सेल का तो हो जाएगा 1 to 2 माइक्रोमीटर। फिर उसका 10% करेंगे तो 0.1 माइक्रोमीटर। और उसी के मिलता जुलता फिर वायरस का हो जाता है 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आता है ये कि जो एनसीईआरटी है उसमें डायग्राम में अलग साइज दिया हुआ है और थ्योरी में अलग साइज दिया हुआ है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें डायग्राम में तो दिया हुआ है 1.2 माइक्रोमीटर, लेकिन थ्योरी में दिया हुआ है 3.5 माइक्रोमीटर। ठीक है। इसी तरीके से सेम पीपीएलओ का भी दिया हुआ है, यानी कि 2 बढ़ा दो, 2 डिग्री बढ़ा दो। यहाँ पे 2 है तो 3 to 5 कर दिया, 1 है तो 3 कर दिया। ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना है। फिर आता है आपका आरबीसी। आरबीसी का जो साइज़ होता है वो 7 माइक्रोमीटर की डायमीटर होती है इसमें। और इसका जो शेप होती है वो होती है राउंड सर्कुलर बाइकनकेव। बाइकनकेव कैसी होती है, आपने कैरम बोर्ड की गिट्टी देखी होगी, कैसी होती है वो, ऐसे साइड से वो होती है और बीच में से ऐसे दबी हुई होती है। ठीक है। इस तरीके की शेप होती है अगर आप देखोगे। और इसकी शेप इसलिए क्यों होती है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि इसकी शेप होती है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ सके और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑक्सीजन को कैरी कर सके। ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके, जैसे कि लार्जेस्ट सेल कौन सी है, ये 9th क्लास के बुक में दिया हुआ है, ऑस्ट्रिच है। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, न्यूरॉन है। डब्ल्यूबीसी की जो शेप है वो किस तरीके की होती है, एमीबॉइड, जैसे अमीबा होता है, यानी कि कोई भी शेप हो सकती है उसकी, हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। ये शेप चेंज करती रहती है अपनी, पोलीमॉर्फिक बोलते हैं उसे। ठीक है। फिर आप कहते हैं कोलमनर एपिथेलियल सेल, उसकी शेप होती है लॉन्ग एंड नैरो। नर्व सेल कैसी होती है, जो कि इस तरीके की होती है, वो ब्रांच्ड। ठीक है। ब्रांच होगी ना, ब्रांच नर्व सेल कैसी होगी, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग होगी। ट्रैकेट कैसी होगी, एलोंगेटेड होगी। और ट्रैकेट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में आप पढ़ोगे, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, एलोंगेटेड शेप होगी। मेसोफिल सेल्स, ये आपका फूड बनाने में प्लांट्स में हेल्प करती है, इसकी शेप होती है राउंड एंड ओवल शेप। ठीक है। इतना समझ आ गया सभी को। चलो एक बार मैं इसका आपको डायग्राम दिखा देती हूँ एनसीईआरटी का। ये रेड ब्लड सेल देखो शेप कैसी है, रेड एंड बाइकनकेव है। वाइट ब्लड सेल एमीबॉइड शेप, यानी कोई भी शेप ले रही है वो। 5 तरीके की होती हैं इसमें, डिफरेंट डिफरेंट आती हैं। ठीक है। और ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल होती है, लॉन्ग एंड नैरो एनिमल सेल्स होती हैं। नर्व सेल है, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग है देखो। ठीक है। और ये ट्रकेट है जो कि आपको हेल्प करेगी उसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और ये आपकी है मेसोफिल सेल, राउंड एंड ओवल। ठीक। इसी के साथ एक डायग्राम हो रहा है एनसीईआरटी का, वो भी देख लो साथ के साथ ही। ये रहा। ये टिपिकल बैक्टीरिया का जो साइज है 1.2 माइक्रोमीटर दिया है। पीपीएलओ का देखो डायग्राम में दिया हुआ है 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है। लेकिन ये साइज उसमें थ्योरी में अगर आप जाके देखोगे तो वहाँ पे दिया हुआ है
3 माइक्रोमीटर, ठीक है। सेम वायरस का 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर, और जो यूकैरियोटिक सेल है उसका है 10 टू 20 माइक्रोमीटर, ठीक है। फिर वापस आ जाते हैं अपने उसी। हम्म, 1 मिनट कहाँ गया, 1 मिनट वेट करना बस। हाँ, पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इसी के बेसिस पे यानी कि सेल का न्यूक्लियस कैसा है, यानी कि न्यूक्लियस के बेसिस पे हम सेल को डिवाइड करते हैं, दो न्यूक्लियस के बेसिस पे और उनके ऑर्गेनल्स के बेसिस पे, और कि कई बेस हो सकते हैं, या तो न्यूक्लियस बोल दो आप, या फिर उसके ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे बोलेंगे हम, ठीक है, ओरिजिन के बेसिस पे, और उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं उनकी प्रेजेंस के बेसिस पे हम सेल्स को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होती है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में आप कहेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, इससे प्रो का जो मतलब होता है वो होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी कि फर्स्ट, यानी कि जो सबसे शुरुआती शैल, यानी कि जो हमें देखने को मिली, उन्हें कहेंगे प्रो, और कैरियोट प्रिमिटिव, प्रो का मतलब प्रिमिटिव और कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस, यानी कि इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस देखने को मिलता है, यानी कि जो ज़्यादा डेवलप नहीं है। स्टार्टिंग में जब ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन हुआ तो उस टाइम पे किस तरीके का न्यूक्लियस देखने को मिलता है। फिर यूकैरियोटिक में आता है ट्रू, यू का मतलब ट्रू और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, इसमें होता है ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस, ठीक। हुँ। फिर दूसरा आता है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस प्रेज़ेंट होगा, यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर एक मेम्ब्रेन प्रेज़ेंट होगी जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियोलस यानी जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेज़ेंट होगा, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, जो कि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होगा, ठीक। फिर आता है हिस्टोन प्रोटीन, यानी कि जो डीएनए है वो एक प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन, उसके चारों तरफ कॉइल होता है, तो वो प्रोटीन यूकैरियोटिक सेल में तो प्रेज़ेंट होगा लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में वो एब्सेंट होगा, ठीक है। फिर आता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यानी कि जितने भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं मतलब यूकैरियोटिक सेल में, उनके चारों ओर मेम्ब्रेन होती है एक, लेकिन यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक क्रोमेटोफोर, जो कि हम आगे डायग्राम में पढ़ाऊंगी आगे, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक का, जिसमें क्रोमेटोफोर होते हैं, केवल उसी के अंदर मेम्ब्रेन होती है, और बाकी किसी के भी अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो सेल वॉल बनी हुई होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन की बनी होती है, और वहीं पे जो यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक के अंदर आपकी जो प्लांट सेल होती हैं, दो तरीके की सेल मिलती है, प्लांट सेल एक एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं मिलेगी, लेकिन प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल मिलेंगी, और प्लांट्स जो आते हैं वो दो किंगडम के अंदर आते हैं, एक आते हैं किंगडम फंगाई और एक आते हैं किंगडम प्लांटी, ठीक है। तो जो किंगडम प्लांटी है उसकी जो सेल वॉल होगी वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होगी, जो किंगडम फंगाई होगी उनकी जो सेल वॉल होगी वो काइटिन की बनी होगी, ठीक है, ठीक। और अगर यानी कि मोटाइल है, अगर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मोटाइल है यानी कि वो मूवमेंट कर सकता है, तो उसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा और वो बना होगा फ्लैजिलिन प्रोटीन का, और वही सेम यूकैरियोटिक के अंदर जो अगर फ्लैजिला होगा तो वो होगा ट्यूबुलिन प्रोटीन का, ठीक है। यहाँ पे प्रोटीन का डिफरेंस आ जाता है। और जैसे कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर गैस वैक्यूल देखने को मिलते हैं, जो कि उन्हें बायंसी यानी कि इजीली, जैसे वो अगर वो वाटर में है तो उन्हें ऊपर आने में हेल्प करेंगे, यानी बायंसी प्रोवाइड करेंगे, बायंसी में हेल्पफुल होंगे, तो उन्हें गैस वैक्यूल बोलेंगे। ये देखने को मिलता है ब्लू ग्रीन एल्गी में। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पीएसबी पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और जीएसबी है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। और इसके अंदर जो यूकैरियोटिक होते हैं इनके अंदर वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जो ट्रू वैक्यूल्स यानी कि एक्सक्रीशन का काम करेंगे और स्टोरेज का काम करेंगे थोड़ा, ठीक है। फिर इसके अंदर जो प्रोकैरियोटिक सेल है इनके अंदर एमिटोसिस होता है, यानी कि इनके अंदर मिटोसिस नहीं देखने को मिलता, सिर्फ सेल ब्रेक होती हैं, डिवाइड होती हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और जो यूकैरियोटिक होते हैं इनके अंदर मिटोसिस और म्यूसिस देखने को दोनों मिलते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यूकैरियोटिक के अंदर होती है लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं होती। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है यानी कि जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर मूवमेंट होता है एक, ठीक है, तो उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जो कि सिर्फ यूकैरियोटिक्स में देखने को मिलेगी और प्रोकैरियोटिक में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर अब हमने देखा है कि यूकैरियोटिक सेल्स दो तरीके की होती हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर दो आ जाती हैं, एक प्लांट सेल एक एनिमल सेल,
ठीक है, तो इसके अंदर डिफरेंस देख लेते हैं। इनमें डिफरेंस में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है उठाने, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको। जैसे कि सेल वॉल के लिए पूछ लिया कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, और जो प्लास्टिड इसके अंदर प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड होते हैं जो कि उन्हें फूड बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं, लेकिन जो एनिमल सेल होते हैं उसके अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होते। और प्लांट सेल के अंदर मिडिल लैमेला या प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल के अंदर वो एब्सेंट होता है। ठीक, प्लाज्मोडेस्माटा की अगर बात करें, वैसे मैं आगे भी समझाऊंगी लेकिन एक ओवरव्यू के लिए मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ कि प्लाज्मोडेस्माटा यानी कि सेल को कनेक्ट करने के, यानी कि एक सेल दूसरी सेल से कनेक्ट है, इनका ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ से मटेरियल का, या फिर ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, वो मैं बताऊंगी आगे। यहाँ कैल्शियम पैक्टेट से जुड़ी हुई होती है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, वो आगे देखेंगे। ठीक, सैपेक्यूल, इसके अंदर सैपेक्यूल देखने को मिलता है, इसमें नहीं देखने को मिलता। इसमें लाइजोसोम्स अब्सेंट ही होते हैं, वैसे तो इसमें लाइजोसोम एब्सेंट होते हैं लेकिन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, मतलब एनसीईआरटी की थ्योरी में नहीं दिए हुए लेकिन एनसीईआरटी के डायग्राम में दिया हुआ है कि लाइजोसोम दिया हुआ है, तो इसलिए हम ध्यान रखेंगे रेयर या फिर एब्सेंट पे लगाएंगे का क्वेश्चन जिस तरीके से जाता है। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम, जिन्हें सुसाइडल वेब बोलते हैं। इसके अंदर ग्लाइकोजिसोम होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट के लिए हेल्पफुल होते हैं प्लांट में, लेकिन इसमें एब्सेंट होते हैं। स्पिरोसोम यानी कि ये लिपिड्स को स्टोरेज के लिए हेल्पफुल होते हैं स्पिरोसोम, जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे मैं शायद कुछ लिख रही थी, पता नहीं, मैं नाम लिखना भूल गई, चलो इसे बाद में बताती हूँ आपको। हाँ, फिर आते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम यानी कि जो कि आपको जेनेटिक रोल प्ले करेंगे, इसमें एब्सेंट होते हैं और इसमें एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम एक आगे प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल देख लेते हैं जिसमें हम लेंगे एक बैक्टीरियल सेल, उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसे बाहर से, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो तीन लेयर से मिलकर बनी होती है। जो सबसे पहली लेयर होती है, हाँ, ये जो आउटर लेयर होती है ग्लाइकोकाइलिक्स। ठीक है, फिर आपकी इसके अंदर आती है सेल वॉल, ये, और फिर उसके बाद आती है आपकी, फिर आपकी आती है इनर वाली, ये वही आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो भी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब एक करते हैं, सबसे आउटर लेयर होती है वो ग्लाइकोकाइलिक्स पॉलीसैकेराइड की बनती है, दो तरीके की हो सकती है, एक होती है आपकी स्लाइन लेयर, एक होती है आपकी कैप्सूल। ठीक है, ये डिपेंड करती है उसकी कंसिस्टेंसी किस तरीके की है। ठीक है, जैसे अगर वो लूज है, अगर वो लूज स्लाइन है तो वो स्लाइन लेयर, अगर थिक और टफ बनी है तो वो भी कैप्सूल। ठीक है, ठीक, फिर जो इसके इनर, फिर ग्लाइकोकैलिक्स के बाद जो पार्ट आता है वो आती है इसकी सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल अगर हम देखेंगे तो सेल वॉल का जो फंक्शन होता है वो होता है उसे शेप प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, और इसे बर्स्ट होने से या फिर कोलैप्स होने से बचाती है, और ये बनी होती है पेप्टाइड और ग्लाइकन की। ठीक है, फिर आपकी आती है थर्ड लेयर, आती है इनर वाली सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सेम एज होती है यूकैरियोटिक की तरह, यानी कि जिस तरीके की लाइपोप्रोटीन की बनी होती है ना यूकैरियोटिक में, तो वही सेम इसी में पाई जाती है, सेमी परमिएबल होती है, बस ये ध्यान रखना आपको इसमें। ठीक है, फिर आता है इसके अंदर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हो गया आपका। फिर एक आता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है, यानी कि इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है लेकिन होता सिंगल है, सर्कुलर है। ठीक है, और नेक्ड होता है, यानी कि कोई बाहर एनवेलप नहीं होता। हमने पीछे पढ़ा है कि कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ये नेक होता है, नेक्ड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, और फिर इसमें कुछ राइबोसोम पाए जाते हैं, यानी कि हमारे में जो जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें तो राइबोसोम सिंगल सिंगल मिलते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक एमआरएनए की चेन होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए की चेन होती है, उस पर बहुत सारे राइबोसोम जुड़े होते हैं, जो कि जिनका फंक्शन होता है वो प्रोटीन का ट्रांसलेशन में हेल्प करता है, यानी कि प्रोटीन बनाने में वो हेल्प करते हैं प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और आती है, मतलब पॉलीराइबोसोम तो मिलती ही हैं और सिंगल राइबोसोम भी मिलते हैं। ठीक है, जो जिनकी जो होती है 70S, और जिनकी ग्रेटर सब यूनिट होती है वो 50S की होती है, और स्मॉलर सब यूनिट होती है 30S की। ठीक है, इसका साइज होता है 15 to 20 नैनोमीटर का, और इसका जो फंक्शन होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में वो हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर कुछ इसमें गैस वैक्यूल देखने को मिलते हैं। तो अब आप एक चीज़ देखेंगे इसमें कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, ठीक है, इसे मिला के बनाते हैं सेल एनवेलप। फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब कि जो इसकी जो बाहर की हमने 3 लेयर पढ़ी थी, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं सेल एनवेलप। ठीक है, ये एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर सेल एनवेलप किसे मिला के बनता है, या फिर ये पूछ सकते हैं ग्लाइकोकैलिक, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मिला के क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आप उनका आंसर आपका सेल एनवेलप। ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ी जगह कम थी तो मैंने नेक्स्ट पेज पे थोड़ा और समझा दिया है क्लियरली। हाँ, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस वो थोड़ी एक्सटेंड होके इस तरीके के अंदर की साइड एक्सटेंड होके
एक्सटेंशन बना लेती है जिसे हम बोलते हैं मीजोजोम। वेट, कहाँ गया, एक मिनट सॉरी। हाँ, जिसे हम बोलते हैं मीजोजोम। इसका क्या फंक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे ध्यान से समझना, ठीक है। ये केवल, सबसे पहली बात है कि ये केवल और केवल प्रोकैरियोट्स में पाया जाएगा, ठीक है। ये रेस्पिरेशन में हेल्प होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प होगा, यानी कि ये एनालॉग टू माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक सेल में करती है वो फंक्शन यहाँ पे मीजोजोम कर रहा होगा, ठीक है। जो इससे बाहर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। इससे बाहर जो सेल वॉल होगी उसके सीक्रेशन में भी हेल्प यही करेगा, डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प ये करेगा मीजोजोम। और ये तो मैंने बताई दी आपको, बाय इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टुवर्ड साइटोप्लाज्म, यानी कि अंदर की साइड इसकी एक्सटेंशन होगा, ठीक है। और इसका क्या होगा, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, ठीक है। ठीक, तो और हाँ, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, ये कि ये जो मीजोसोम्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेले के फॉर्म में मिलते हैं आपको, ठीक है। और एक चीज़ और आती है क्वेश्चन, कि जो साइनोबैक्टीरिया होता है आपका, साइनोबैक्टीरिया के अंदर मीजोसोम्स नहीं, मीजोसोम्स की जगह क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, यानी कि जो मीजोसोम्स हम यहाँ पे बोल रहे हैं बैक्टीरियल सेल में, वो साइनोबैक्टीरिया के अंदर हम क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इसलिए उसे क्रोमेटोफोर बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसमें कुछ एक्सटेंशंस और होती हैं, 3 तरीके के एक्सटेंशन, पहले फ्लैजिला पढ़ते हैं, ठीक है। अगर अगर क्या होगा, अगर बैक्टीरिया मोटाइल है, प्रोकैरियोटिक सेल अगर मोटाइल है, तो उसके अंदर मिलेगी, उसके अंदर देखने को मिलेगा फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला 3 पार्ट से मिलकर बना होगा, एक बेसल बॉडी, एक हुक, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट होगा सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट, ठीक है। और ये बना होगा फ्लैजिलिन प्रोटीन का। ये मैंने बताया था आपको जब डिफरेंस पढ़ा रही थी, कि इसमें डिफरेंस यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक सेल में, जब मैं डिफरेंस पढ़ा रही थी मैंने बताया था कि फ्लैजिला प्रोकैरियोट में फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होगा और यूकैरियोट में ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होगा, ठीक है। फिर आपका आ गया इसमें प्लाज्मिड, जिसे मैंने पढ़ा दिया था, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है प्लाज्मिड। इसमें, इसके अंदर स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। ये एसेंशियल नहीं है, मतलब कि ज़रूरी नहीं है, जो मेन फंक्शन होता है वो तो वो न्यूक्लियस का ही होता है, जो न्यूक्लियर मिलता है, ठीक है। और इसका एक फंक्शन होता है कि रेसिस्टेंस होता है एंटीबायोटिक के लिए, ठीक है। और फिर आपके अंदर इसके पार्ट आता है, एक फिम्ब्रे और एक पिलाय आता है, ठीक है। जो पिलाय का फंक्शन होता है वो हेल्प करता है कंजुगेशन में, यानी कि डीएनए ट्रांसफ़र में हेल्प करता है वो। पिलाय का फंक्शन होता है, ये एलोंगेटेड होती हैं, ट्यूबुलर होती हैं। और जो आपकी फिम्ब्री होती हैं वो स्मॉलर होती हैं, वो ब्रिसल लाइक होती हैं, जैसे कंघा नहीं होता आपका, कोम्ब, इस टाइप का, इस टाइप का। ये फिम्ब्री इस टाइप की होती हैं आपकी, ठीक है। और इनका जो पिलाय का जो फंक्शन होता है वो तो होता है उसमें रिप्रोडक्शन में, यानी बाय द हेल्प ऑफ कंजुगेशन, एक मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, कंजुगेशन। उसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया हैं दो, मैं बताती हूँ यहाँ पे, जैसे ये 2 बैक्टीरिया हैं, ठीक है। ये अटैच्ड होंगे आपस में, एक ट्यूब बना लेंगे, ये 2 अलग अलग बैक्टीरिया हैं, ये आपस में अटैच्ड होंगे। ये अपना डीएनए मटेरियल इसे भेज देगा, ये अपना ले यहाँ पे उसे कॉपी करेगा और फिर ये अलग हो जाएंगे, ठीक है। और दोनों में सेम डीएनए मटेरियल आ जाएगा, इस तरीके से होता है, ठीक है। हाँ, तो फिर क्या होता है, लेकिन जो फिम्ब्री होते हैं इसका को इसका जो, मतलब जो मोटिलिटी में जो हेल्प करता है वो फ्लैजिल हेल्प करता है, इसका मोटिलिटी में कोई हेल्प नहीं होता, नो रोल इन मोटिलिटी। ये सिर्फ इसका जो रोल होता है वो हेल्प करता है अटैच टू सबस्ट्रेटम, यानी कि कहीं पे भी अटैच होने के लिए हेल्प करता है इसे, ठीक है। और ये आउटफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, यानी कि बाहर की साइड निकला होता है, ठीक है। ठीक, तो फिर और इसी के साथ जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसके अंदर एक मिलती है इनकल्जन्स बॉडीज़। इनकल्जन बॉडी, इन्हें हम स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं, स्पेशली इन कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है इनके, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, और फ्रीली पड़े हुए होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इसमें 3 टाइप के आ जाते हैं, एक आता है आपका, एक आता है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, एक आता है साइनोफाइसिन, एक आता है वायोलेंटिन ग्रेन्यूल्स। इनके तीनों का अलग अलग फंक्शन। जो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स है वो फैट स्टोरेज के लिए हेल्पफुल होता है, साइनोफाइसिन जो होता है वो प्रोटीन के स्टोरेज के लिए हेल्पफुल होता है, और जो वोलेटिक ग्रेन्यूल्स होते हैं वो फॉस्फेट का स्टोरेज करते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये नाम याद नहीं रहेंगे, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक यहाँ पे लिखी है आपके लिए। हाँ, ये वोल्केनो फट गई, यानी कि वोल्केनो फट गई, हम बस वोल्केनो को थोड़ा और स्टाइलिश में ब्रिटिश एक्सेंट पे पढ़ेंगे, वोल्केनो फट गई, ठीक है। तो वोल से हो गया आपका वोलेंटेनो, साइनो से हो गया साइनोफाइसिन, और गई से हो गया ग्लाइकोजन। तो ये आपकी एक ट्रिक होगी, ठीक है। फिर आपको मिलते हैं
गैस वैक्यूल, इसके अंदर कुछ गैस वैक्यूल होते हैं जो कि इसे बायोवेंसी प्रोवाइड कराते हैं। ये दो इनमें, ये केवल इनमें मिलते हैं, किन में मिलते हैं, ये केवल इसमें देखने को मिलते हैं, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया में, पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में, ठीक है। पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं, ठीक। अब हम पढ़ लेते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया है। हाँ, अब जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, यानी कि उनके सेल एनवेलप में कुछ ऐसे डिफरेंसेस होते हैं, केमिकल डिफरेंस होते हैं, जिससे कि उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक आता है आपका ग्राम पॉजिटिव, एक आता है आपका ग्राम निगेटिव, ठीक है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो होती है थिक, और जो ग्राम नेगेटिव होती है उनकी सेल वॉल होती है थिन, ठीक है। और एक चीज़, एक डिफरेंस और है, जो सेल वॉल होती है ग्राम पॉजिटिव की वो सिंगल सेल वॉल होती है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की डबल लेयर, सिंगल लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, जो कि सेल वॉल जो होती है उसकी डबल होती है, यानी कि दो लेयर से मिलके बनी होती है सेल वॉल उसकी, ठीक है, पेप्टाइड। और इसमें जो सबसे जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा उसे डाई करते हैं, डाई मतलब स्टेनिंग करते हैं, जब उसकी कलर करते हैं उसे डाई करते हैं, तो वो स्टेन का कलर ले लेता है, यानी रिटेन द स्टेन, यानी कि पर्पल कलर की जब डाई से हम उसे डाई करते हैं तो वो स्टेन को रिटेन कर लेता है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो स्टेन को रिटेन नहीं करता, और वो जो उसका कलर होता है ओरिजिनल वही रहता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट है यूकेरियोटिक सेल। चलो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरा आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, कल मिलते हैं।